नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि भजनलाल सरकार का पहला बजट आने वाला है। ये होगा अंतरिम बजट, जिसको पेश करेंगे वित्त मंत्री। आपको बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में सदन के पटल पर यह अंतरिम बजट ठीक 11 बजे रखेंगी। थोड़ी देर में वित्त मंत्री दिया कुमारी की मूवमेंट जो है वो दिखाएंगे हम आपको विधानसभा जब वो पहुंचेंगी। विधायकों के विधानसभा में पहुंचने का सिलसिला जरूर जो है वो शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा पहुंचे हैं। कुछ देर पहले वो नजर भी आए थे हमारे कैमरे पर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी बजट को लेकर। बिल्कुल, और अब समय बिल्कुल कम बचा है क्योंकि अंतरिम बजट पेश होने वाला है। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट होगा, जिसको लेकर अब कुछ ही देर में ये बजट सबके सामने आ जाएगा और वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में ये बजट पेश करने वाली हैं। बिल्कुल, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जो विधायक पहुंच रहे हैं सभी के रिएक्शंस आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता पहुंच रहे, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। टीकाराम जूली को हमने सुना है, नेता प्रतिपक्ष, उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण। और आज पहला बजट जो है वो पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा। और इस अंतरिम बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, किस प्रकार के क्या चीज़ें रहेंगी और क्या वो विज़न, वो रोड मैप नज़र आएगा जिसकी उम्मीदें लोग लगा के बैठे हैं। पेट्रोल डीजल का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या प्रदेश में पेट्रोल डीजल के वैट को कम करने को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तय नहीं है कि सरकार सीधे तौर पर वैट कम करेगी या कमेटी वगैरह बनाई जाएगी इस पर विचार मंथन के लिए, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु वहीं पर मौजूद है विधानसभा के बाहर, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे। लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस सेशन में कल अंतरिम बजट को अंतिम रूप दिया वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आ जाएंगे जब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, हलचल तेज है। कुछ ही पलों में दिया कुमारी जो कि वित्त मंत्री हैं राजस्थान की, वो पहुंचेंगे बजट लेकर। उसके बाद की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका पहला बजट है, सरकार का पहला बजट है। बतौर वित्त मंत्री कोई नेता ये बजट जो है वो पेश करने जा रहे। करीब 20-22 साल के बाद फुल फ्लैश एक आप कह सकते हैं वित्त मंत्री मिला है जो बजट पेश करेगा। और आज ये मौका मिल रहा है दिया कुमारी को। गहलोत सरकार के समय में बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, चिरंजीवी योजना का नाम बदला जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन देखिए तस्वीरें, दिया कुमारी आ चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं, बजट का वो बैग दिखाते हुए पारंपरिक तरीके से। उनके तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। स्वागत हुआ दिया कुमारी का वहां पर बुके देकर। और आज ठीक 11 बजे सदन के पटल पर ये बजट दिया कुमारी रख देंगी। एक खास अवसर उनके लिए भी, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री 20-22 साल के बाद ये पहला मौका आया है जब कोई वित्त मंत्री बजट पढ़ेगा। नहीं तो अब तक मुख्यमंत्री ही अपने पास वित्त विभाग रखते थे। इस बार दिया कुमारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कल अंतरिम बजट को अंतिम रूप दिया गया। विधानसभा पहुंच चुकी है दिया कुमारी। अगर इनका कोई रिएक्शन आता है तो वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सीधा विधानसभा के अंदर दाखिल हो रही हैं दिया कुमारी। उसके बाद में बजट पेश किया जाएगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं जो इस अंतरिम बजट में नजर आ सकती हैं और वो ब्रीफकेस दिखाते हुए जिस प्रकार से नजर आए दिया कुमारी, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दिया कुमारी वित्त मंत्री राजस्थान पहुंच चुके हैं विधानसभा। बिल्कुल आशीष, और ये एक हल्की सी मुस्कान है उनके चेहरे पर। दिया कुमारी ने जैसे ही यहाँ पर पहुंची, उनका स्वागत किया गया बुके देकर और ब्रीफकेस उन्होंने दिखाया कि यही है जिसके ये वही पिटारा है जिसमें राजस्थान की जनता की आस है। और अब जब ये पिटारा खुलेगा जिसमें से संभावनाओं की, उम्मीदों की ये बजट इस बार सबके सामने आएगा और देखना ये होगा, अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि कब ये पिटारा खुलेगा और बजट सबके सामने होगा। तो भजनलाल सरकार का पहला बजट है ये, और इसे किस तरीके से सामने पेश करना है, क्योंकि पहला ही बजट है और ऐसे में लोगों की काफी ज्यादा उम्मीद है आशीष, और कहीं ना कहीं लोगों को निराश तो नहीं होना पड़ेगा, इतना जरूर समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वो घड़ी आ गई है नजदीक, क्योंकि 10:35 हो रहा है और अब वित्त मंत्री भी पहुंच चुकी हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही हम लाइव दिखाएंगे तमाम दर्शकों को, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। जयपुर स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा जी मौजूद हैं। विधानसभा के बाहर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा जी मौजूद हैं। साथ ही साथ में राकेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लोगों के लगातार रिएक्शंस ले रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन विष्णु, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। आपकी मौजूदगी इस वक्त विधानसभा के बाहर है, वित्त मंत्री पहुंची, क्या नजर आया आपको? कितनी कॉन्फिडेंट नजर आई दिया कुमारी इस बजट को लेकर? कितने खुश?
ठीक है, लगता है विष्णु से हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और शशि, आप तो सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक चीज का अपडेट आप बता रहे हैं, बारीकी से इस बजट को किस तरीके से लोगों को समझाना है वो आप बता रहे हैं। फिलहाल जो है दिया कुमारी पहुंच चुकी है, ब्रीफकेस उन्होंने दिखाया और हलचल भी वहां पर नजर आ रही है। बुके देकर उनका स्वागत किया, एक मीठी सी मुस्कान है दिया कुमारी के फेस पर, और ब्रीफकेस जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, तो यही वो पिटारा है शशि जो अब थोड़ी देर में खुलने वाला है। उम्मीदें उस पिटारे से उसके अंदर बंद है। जब ये पिटारा खुलेगा तो सबको पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ सोच रखा है भजन लाल सरकार का। ये पहला बजट है। देखिए चंशी, आप दिया कुमारी के चेहरे की मुस्कान को पढ़ पा रही हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान क्या आम आदमी के चेहरे पर आएगी, ये सवाल है। और ये सवाल इस अंतरिम बजट के बाद, जुलाई में आएगा जो पूर्ण बजट, उसके बाद पता लगेगा कि कितनी मुस्कान आती है, किसकी मुस्कान नहीं आती है। लेकिन बजट हर वर्ग को प्रभावित करने वाला हो, हर वर्ग को कुछ देने वाला हो, और साथ में टैक्स कलेक्शन भी करने वाला हो। और कहा जाता है कि टैक्स कलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि मछली पानी में रहते हुए कितना पानी पीती है किसी को पता नहीं लगता और किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। तो उसी तरीके से टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। अभिषेक जी का काफ़ी देर से इंतजार हो रहा है। एग्रीकल्चर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एम्पावर किया जा सकता है, और ख़ास तौर से जो पूर्ववर्ती सरकार जिस बात को कहें कि डबल इंजन का जो नुकसान या कहें कि देरी हो रही थी, क्या अब पीएसयू के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर कर्ज माफ़ी की कोई ऐसी सौगात जैसी बात दिख सकती है? सर देखिए, जैसे आपने बताया डबल इंजन की सरकार अब राजस्थान में है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा स्टेट को मिलेगा और मिलना चाहिए। 2011 की हम अगर सेंसस की बात करें तो उस सेंसस के आंकड़ों के मुताबिक 62% जो है वर्क फोर्स राजस्थान की है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़ी हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो भी ये आंकड़ा 50% से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ सरकार को पूरा फोकस करना पड़ेगा राज्य के विकास के लिए और राज्य के नागरिकों के विकास के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे सरकार रेवेन्यू बढ़ाए, कैसे विकास करे। सर, दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इसमें। नंबर 1, जो आपने बात करी कर्ज माफ़ी की, जी हाँ, राजस्थान की क्योंकि भौगोलिक स्थिति मैंने पहले भी कहा है और राज्यों से अलग है। आप गुजरात, महाराष्ट्र से राजस्थान को कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हर सरकार अपना प्रयास करती है कि इसको इम्प्रूव करे और बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले तो सर कि कर्ज माफ़ी कहीं ना कहीं हमको इस बजट में देखने को मिल सकती है कि किसानों को जो कर्ज सरकार ने दिया है एक लिमिट तक, उस कर्ज को माफ़ राज्य सरकार अब कर सकती है केंद्र सरकार से डिस्कशन के बाद। इसको अगर ये होता है तो इसको पॉपुलिस्ट कांग्रेस भी नहीं कह पाएगी चुनाव से पहले? बिल्कुल नहीं कह पाएगी सर, और क्योंकि स्टेट के किसानों की बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। पर साथ में मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि कर्ज माफ़ी ही केवल एक सॉल्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं हमको ऑल्टरनेट पर जाना पड़ेगा। आज हम राज्य की बात करें तो आज खेती जो होती है राज्य में 12 महीने में से 6 से 7 महीने खेती होती है सर, और बाकी 4 से 5 महीने 6 महीने वो जो किसान रहता है वो खाली रहता है। कहीं ना कहीं सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या सरकार किसी तरह से बाहर के लेबर के ऊपर डिपेंड थी, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, तो क्या वो, और क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लेबर स्टेट आउटसाइड स्टेट लेबर थी वो चली गई, उन्होंने अपने स्टेट में काम करना शुरू कर दिया और लौट के वापस नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री है वो लेबर की वर्कफोर्स से जूझ रही है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो क्या राज्य सरकार ऐसे कोई चीज़ लेकर आ सकती है जिसमें जो टेम्परेरी, जिस समय लेबर खाली रहती है 5 महीने 6 महीने जब खेती नहीं होती, तो क्या उन लेबर को इंडस्ट्री जोड़ सकते हैं? नंबर 1। और लास्ट में सर कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप की हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टअप का मतलब ऐसा नहीं कि केवल पढ़े लिखे लोग या स्किल लोग स्टार्टअप लेकर आएंगे। अगर हम एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं, हमारे किसानों को भी हम लोग एग्री स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं राज्य का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार भी। एग्री स्टार्टअप और स्किल लेबर की बात आई, विजय जी क्या ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे आप? हालांकि चैनल के माध्यम से तो हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन ये जो इरिगेशन की बात आई कि 12 महीने खेती नहीं हो पाती, वो ईआरसीपी तो अब पीकेसी हो गई है। सबसे पहले तो जी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। देखो शशि जी, मैं आपको बताऊं कि एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है फार्मर्स को भी। आज कर्जा मुक्ति या जो कर्ज मुक्ति है वो ज़रूरी नहीं है, हमको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको इनकी इनकम को डबल करना पड़ेगा, तो डबल करने के लिए हमको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा उनको। किस तरीके से हम इनकी इनकम को डबल कर सकते हैं? इसमें तो एक बहुत बड़ी विसंगति है, आप इसको मानेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आपको किसानों की आमदनी पता है कि किसान की आय कितनी है? मैं खुद किसान हूँ। किसान की एवरेज आय बता दीजिए आप। मैं आपको बताऊँ, आज की तारीख में मैं आपको ये जरूर कहता हूँ कि आज से जो मेरी जो ज़मीन है जो बठत में है,
में बांट करके आती है, वो 25,000 रुपये आती थी साल की मेरी, आज की तारीख में मेरे 60-70 हज़ार रुपये आती है, तो ये डबल तो हो ही गया। बट मैं मानता लेकिन हूं, इसको क्या संतोषजनक मान सकते हैं आप? देखो, हालांकि ये 25,000 ऑन पेपर नहीं है, 6-7 हज़ार रुपए किसान की आमदनी है। शशि जी मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत में क्या उनके पास कुछ ऐसे मीन्स नहीं है आज की तारीख में। अगर उनके वेयर हाउसेज हो जाए, वो अपनी फसल को रख सके, सरकार को उसके ऊपर कोई पैसा दे सके, उनको फसल के ऊपर जो उनकी फसल रहती है उनको जबरदस्ती बेचना पड़ता है। अगर इस तरीके का उनको मिल जाए कि किसानों को लोन मिल जाए अपनी फसल के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा इसमें अंतर आ सकता है। इसी के लिए तो बजट है ना सर, कराइए हाँ, आपकी तो ये सरकार बिल्कुल ये सब चीजें यही कर रहा हूँ ना। एम्पावरमेंट कैसे होता है? एम्पावरमेंट होता है कि आज उनके पास जो कैपेसिटी है रोकने की, फसल को रोकने की है, वो नहीं है, उस वजह से उनको नुकसान में बेचना पड़ता है। अगर ये हो जाता है कि अगर उनको लोन हो जाता है या वेयर हाउसिंग हो जाती है उनकी, और बाद में समय पे वो निकाल सके, जब उनमें रेट बढ़ती है तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। एमएसपी बढ़ा करके भी किया जा सकता है। बट अगर ये जो बजट आ रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये वही ज्ञान के ऊपर आ रहा है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये ज्ञान है जो हमारे को बताया था। और ये समावेशी बजट होगा, इन चारों चीज़ों को रख करके, इन चारों चीज़ों में पूरी हमारी पब्लिक आ जाती है और ये बजट समावेशी बजट आएगा। क्या विजय जी ने ज्ञान की बात की? शहरी किसान की आमदनी बढ़ गई है, डबल हो गई है, और ये वो किसान है जो अपने खेत को बटाई पर करके आमदनी 25 से 50 हो गई है। देखिए शशि जी, जहाँ तक किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, तो किसानों की आय दुगनी करने की जो डेडलाइन थी वो फरवरी 2022 थी, और अभी हम 2024 में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। अभी तक उस पर कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट रिप्लाई प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि कृषि कार्यों में लगने वाले, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे बीज हो, चाहे और भी उन्नत चीज़ें हों, वो सारी की सारी चीज़ें महंगी है, उनके ऊपर जीएसटी भी लगता है। सब पे तो अनुदान मिल रहा है ना किसान को, कोई एमआरपी पे थोड़ी मिल रही है। नहीं, अनुदान नहीं मिलता, उस पर उल्टा जीएसटी भी लगता है। हमने बराबर कहा इनको। और आपको पता होगा कि जो हमारे खाद के बैग भी थे, जो पहले 50 किलो के होते थे, फिर 45 के किए, उसके बाद 40 किए, और दाम भी आपको पता है किस उसमें तो केंद्र सरकार सफाई दे चुकी है, कुछ सैंपल वाले किए हैं जिसमें नैनो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बीच में बहुत सारी चीज, नीम कोटेड यूरिया और ये सारी चीजें डाली। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको पता है 3 काले कृषि कानून आए किसानों को लेकर, इनकी बिल्कुल आपको पता, भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में भी अगर आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। पहले तो 70% लोगों की अनुमति चाहिए थी, अब तो ये पीपीपी मॉडल पे जाके कुछ भी, किसी की भी जमीन जाके उसको नोटिस दे देंगे कि भाई हम ये जमीन एक्वायर करने वाले हैं। तो आज किसान सबसे ज्यादा मुश्किल के दौर में, किसानों को ये जिस तरीके से किसान सम्मान निधि के नाम पे भरमाते हैं, वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक तो है। आज बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं संभवतः। अरे आपने 6,000 तो मिल ही रहे थे, उसमें आपने 2,000 बढ़ा दिए। कौन सा किसान? हम तो कह रहे हैं ना, आप किसानों को सम्मान निधि मत, 33% बढ़ोतरी होगी। मेरी बात सुनिए ना, आप उसको मत बढ़ाइए सम्मान निधि, उसको सम्मान से जीने दीजिए। उसकी जो लागत है ना, उसका ही उचित मूल्य दे दीजिए। आप उनकी आय बढ़ाने की बात करते, एक तरफ महंगाई कहते हैं साहब किसानों की आय बढ़ा देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, आपको जो 50 रुपए जिस मूंग का भाव मिलता है, वही मूंग बाजार में आके 150 रुपए का बिकता है। तो आप किसान को तिगुना, वही किसान उसी मूंग को 150 रुपए में खरीदता है जिसको वो 50 रुपए में बेचता है। तो जी एमएसपी पे तो दे ही नहीं पा रहे आप, एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन एमएसपी पे किसान की पूरी उपज की खरीद ही नहीं होती, लिमिट लगा दी जाती है। ऐसा है कि एमएसपी पे कभी भी आज की तारीख में जहाँ राजस्थान के अलावा जहाँ भी हमारी सरकार रही थी बीजेपी की, राजस्थान में अब हमारी सरकार आई है, एमएसपी को डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा। और हर जगह ये जो बात कर रहे थे आपसे कांग्रेस वाले आर्य जी, इन्होंने कहा कि इन्होंने एमएसपी बढ़ाई थी। क्या किया इन्होंने? जब इनका शासन था, जब इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ शासन में थी उन्होंने एमएसपी बढ़ाई है। अभी भी हमारे सेंट्रल में एमएसपी बढ़ाई गई है, तो एमएसपी तो कंटिन्यूस बढ़ती है। और उसी की वजह से एमएसपी पे जो किसान की पूरी उपज की खरीद नहीं हो रही, उसमें लिमिट लगा दी जाती है। उसकी देखो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिमिट कोई कर रखी है इन्होंने। जो किसानों के 3 कानून आने वाले थे, जिसके अंदर किसान कहीं भी जाकर के बेच सकता था, उसमें प्रतिबंध लगवाया, तो इन लोगों ने लगवाया, विपक्षियों ने। वापस लेकर के आएंगे? नहीं, हो सकता है कि सही समय पे वो लेके आ सके, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बेसिकली क्या है कि एमएसपी बढ़ाने का काम है, वो सरकार पूरा देख करके विचार करके उस पर एमएसपी जरूर बढ़ाएगी। सही समय पे वो कानून वापस आ सकते हैं। लेकिन ईआरसीपी का मुद्दा आपके लिए कितना बड़ा है? आप लोग नहीं ला पाए, ये ले आए, भले ही परिवर्तित स्वरूप पीकेसी में लेकर के आए। देखिए, ईआरसीपी को 5 साल लटका के रखने का, 6 साल, करीबन 7 साल, क्योंकि 2017 के अंदर उसकी डीपीआर केंद्र सरकार के पास अप्रूवल के लिए गई थी और भारत सरकार के उपक्रम ने भी उस डीपीआर को बनाया था। तो ये तमाम जो चीजें थी ना, उसके ऊपर आज उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी
कितनी बढ़ गई है, इस पे भी जवाब देना पड़ेगा। और इस बजट के अंदर किसानों को भी बहुत उम्मीदें हैं, युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं, महिलाओं को बहुत उम्मीदें हैं। और जो हमने 2023-24 का बजट दिया था उसमें वो जो तमाम घोषणाएं थी उसके ऊपर भी बजट एलोकेशन की जरूरत है। उन योजनाओं के ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता भरोसा चाहती है कि अशोक गहलोत सरकार में वापस आऊंगा, 11 बजने वाले हैं आपके संक्षेप में ईआरसीपी की ये बात कर रहे थे राजेंद्र जी। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने 5 साल के अंदर गुमराह किया, राजस्थान की जनता को गुमराह किया। इन्होंने ईआरसीपी के लिए कोई काम ही नहीं किया। इनको सिर्फ इतना करना था कि 75% डिपेंडेंटली पे वो ऑडिट रिपोर्ट बनानी थी। इन्होंने विजय जी, वो एक अलग विषय, उस पर वापस बात करेंगे। राजेश जी, आपसे जल्दी से कमेंट लूं, कर्मचारी क्या चाहते हैं? केवल ओपीएस के अलावा बताइए, ओपीएस पे बात हो चुकी। ओपीएस के अलावा तो मैं और बताऊं आपको, पदोन्नति के जो अवसर हमारे कांग्रेस सरकार में अभी जो मिले थे, काफ़ी संघर्ष के बाद वो दिए थे, वो वित्त विभाग ने वो पदोन्नति की फाइलें रोक रखी हैं। और वेतन विसंगति के नाम पर जो बार बार कमेटी, पहले कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई, खेमराज कमेटी बनाई, सामंत कमेटी बनाई, कमेटियों के नाम पर जो हमें उलझाया जा रहा है, कमेटियों की जो घोषणा है या उनकी रिपोर्ट से उसको ओपन किया जाए और वेतन विसंगति हमारी दूर की जाए, नई भर्ती की जाए। क्योंकि भर्ती नहीं होने की वजह से दिक्कत ही आ रही है, एक एक कर्मचारी पे 4-4, 5-5 कर्मचारियों का बोझ जो पड़ रहा है। और अब ये सरकार आने के बाद जो भागम भाग की स्थिति है, भय का तनाव और तनाव मुक्त जो कर्मचारी हमारा रहना चाहता है वो नहीं है, भय का वातावरण नहीं हो, कर्मचारियों के सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके काम किए जाएं। और हम बजट से यही आशा करते हैं। आज ये पहला बजट है तो भजनलाल सरकार से हमारी आशा है कि ये निश्चित रूप से हमारे कर्मचारियों को चलिए, सभी वर्गों की उम्मीद है और नई भर्तियों की बात आपकी संभवतः आज हो जाएगी, क्योंकि रिटायर्ड और जो संविदा पे लगे हुए थे उनमें से कईयों को हटाए। आनंद जी, संक्षेप में बजट की घोषणाएं शुरू हों उससे पहले कि क्या उपभोक्ता के हित में होना चाहिए? बिजली केरल में महंगी हुई है, राजस्थान में क्या स्थिति है? अभी आपने जब ये चर्चा शुरू की तो ऊपर से हम बता रहे हैं कि दिया जी मुस्कुराते हुए प्रवेश कर रही है। तो जनता ने मुस्कुराने का जो उनको ताकत दी है वो वापस जनता तक आती है, यानी ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वादे हुए हैं उन पर कितना अमल हो पाता है। तो हमारी तो बेसिक बात यही है कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिनको आम आदमी के लिए ज़रूरत है, वो सही और उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम और ऊर्जा के जो क्षेत्र है उसमें आम आदमी की ज़रूरतें पूरी हो सके, ये अभी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार इस दिशा में प्रभावी काम करेगी। चंदेला जी, कल अशोक गहलोत जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि बोले मैं भर्ती रहा और लोगों से मिला, लोग खुश हैं निःशुल्क दवा योजना से, जाँच योजना से। लेकिन चिरंजीवी योजना को लेकर के कई जगह नेगेटिव फीडबैक भी आता है। अगर इसमें बदलाव हो तो किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, जो योजना है वो चालू रहनी चाहिए और अगर इसमें बदलाव हो तो उसमें ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। जो लोग विदेश जाके भी इलाज कराना चाहें, जब इतना बड़ा बजट है तो उसमें उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। राजेंद्र जी के पास आऊँगा और रवींद्र जी के पास आऊँगा, क्योंकि जल्द बजट शुरू होने वाला है। राजेंद्र जी, अब जो आप सुझाव देंगे वो अभी के लिए नहीं होंगे, जुलाई में आने वाले बजट के लिए होंगे और हम सरकार को उनको लिखित रूप में भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए शशि जी, सबसे पहले तो एक तो बिजली को लेकर के, जो बिजली के रेट को लेकर के है, जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी लंबे अरसे से, पिछले 5-7 साल से उसको लेकर के परेशान है। 2 दिन पहले केरल में बिजली की रेट बढ़ाई है, पर राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, यहाँ पर काफ़ी उत्पादन होता है। दूसरी चीज़ ये कि सोलर का हमारे यहाँ काफ़ी काम हुआ है ना, पर उसके साथ जो सोलर की जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमको बाहर से लाने पड़ते हैं हमारे यहाँ। अगर उस तरह की इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, सोलर पैनल्स यहाँ बनाया जाए और दूसरी चीज़ें बनाई जाए, उन चीज़ों को प्रमोट करने वाली कोई चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली और जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि तेज़ी से औद्योगिक विकास होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और दूसरी चीज़ें हो पाएगी। रवींद्र जी, रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके बताइए आप, तो राज्य सरकार के लिए क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में तो रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट के अलावा भी और भी क्या क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट के अलावा तो रेवेन्यू बढ़ाने के सब लोग बता ही रहे हैं। अभिषेक जी, आप बताइए। देखिए, जब तक नए उद्योग धंधे राज्य में नहीं आएंगे तब तक रेवेन्यू सरकार जो चाह रही है मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारा मानना ये है कि नए उद्योग धंधों को राज्य में लगाने के लिए सहूलियत दी जानी चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट राजस्थान में लेकर आए जाने चाहिए। साथ ही हम लोग बात करें टूरिज्म की, मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी बात करी, मेडिकल टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, राजस्थान बढ़ावा मिलना चाहिए, इससे रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा राजस्थान से। और एक चीज़ और दर्शकों की जानकारी के लिए, खासतौर से विजय जी और राजेंद्र आर्य जी की जानकारी के लिए बताऊं, पिछली बार जब अशोक गहलोत जी ने 2019 का लेखानुदान रखा तो वो कहते हैं कि खुशहाल राजस्थान बनाएंगे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार का कुप्रबंधन था, कर्जा 32% तक पहुंच गया,
फिर उन्होंने अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ करने का जिक्र किया, दुग्ध उत्पादक संबल योजना, सीएम अन्न सुरक्षा योजना, सीएम युवा स्वावलंबन योजना, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी जो पहले बंद कर दी गई थी वो शुरू करने की। लेकिन पिछले बजट में उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों का जो वित्तीय प्रबंधन था उसके मुकाबले बेहतर काम करेंगे, और जो अधिकारी पिछली बार थे विजय जी, वही अधिकारी अब हैं जिन्होंने कल दिया कुमारी से बजट पर दस्तखत कराए। क्या अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार को कोसने की लैंग्वेज लिखेंगे तो ये पूर्ववर्ती सरकारों पर होगा या अधिकारियों पर ही लागू होगा? देखो ऐसा है, सरकारें चेंज होती है, पॉलिटिशियन चेंज हो सकते हैं, बट जो ब्यूरोक्रेट्स है वो वही रहते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स से काम लेना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ब्यूरोक्रेट्स कोई गलती करते हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये सरकार जो चुनी गई है अभी भारतीय जनता पार्टी की, वो इसमें सावचेत है और किस तरीके से ब्यूरोक्रेट से काम लेना है वो ये जानती है, तो उस तरीके से वो उनका काम लेगी, और जो चेंजेज करने हैं हमको हम चेंजेज करेंगे। वो पिछले दिनों में मदन दिलावर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही तबादलों को लेकर के कि राजस्थान से बाहर के कर्मचारी थोड़ी हैं, राजस्थान में ही तो रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा हेरफेर करने की जरूरत नहीं है, सरकार को काम लेना आता है। क्या कांग्रेस इस मामले में कमज़ोर रही? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस कभी भी अपने जो कर्मचारी वर्ग है उनको अपना मतलब वो हमारा पार्ट है, हमने कभी भी बदले की भावना से या बदनीयती से कभी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। और ये जो सरकार है इसने आते ही ये ऐसा साबित करने में लगे हैं जैसे कर्मचारी कामचोर है, कर्मचारी काम नहीं करते हैं, कर्मचारी डिलीवर नहीं करते हैं, कर्मचारी आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। कर्मचारियों पर इस तरीके का जो अविश्वास है, क्योंकि उनकी चाहे ओपीएस की बात हो, शशि अगले 10 मिनट के बाद सामने आ ही जाएगा। अब तो आकलन का दौर मुझे लगता है कि हमको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ठीक 9 मिनट के बाद दिया कुमारी जो है वो बजट पेश करने लग जाएंगी और पता चल जाएगा कि आखिर क्या अधिकारियों ने लिखकर दिया है उस बजट में और क्या विजन रहेगा सरकार का आने वाले 5 सालों तक। वो बहुत हद तक स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, किस पर फोकस सरकार करेगा वो भी दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शशि, इनफैक्ट आप बने भी रहिए क्योंकि आपसे बातचीत जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम लोग जल्द लौट रहे हैं, बड़ी खबरें लगातार जारी रहेगी इस अंतरिम बजट पर।